इस कहानी का आनंद लेने के लिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। आपका दाया कान, आपका बायां कान। प्रलेखन नहीं है, पर मौखिक तौर पर ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसी ताकत है जो जब जब अपना चेहरा दिखाती है तो बड़े से बड़े राज्य और छोटे से छोटे गांव को निगल जाती है, और आज तक कोई भी उस ताकत के सामने टिक नहीं पाया है। कुछ तो अजीब हो रहा था उस गांव में, जहां चारों दोस्त गलती से पहुंच चुके थे। सैम, राहुल, रितिका और विक्की उस परछाई को देखकर एकदम डर चुके थे। पर जैसे ही वो परछाई पर दिए की रोशनी पड़ी तो ध्यान से देखने पर पता चला कि वो कोई और नहीं, वही बूढ़ा था, और उसके एक हाथ में बड़ा चमचा और दूसरे में एक स्टील की बाल्टी थी। संभलते कदमों से वो बूढ़ा आगे बढ़ा और उन चारों के सामने उस बाल्टी को रख दिया और उसने कहा, ये लीजिए, आप लोगों को भूख लगी होगी, ये खा लीजिए। अरे, मैं थाली लाना तो भूल ही गया। इतना कहकर वो बूढ़ा फिर से अंदर चला गया। उस बाल्टी से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और फिर सामने रखी उस बाल्टी को देखने लगे। थोड़ी देर में वो बूढ़ा 4 थाली लेकर आ गया और उनके सामने रख दिया। राहुल ने हिचकिचाते हुए बूढ़े से पूछा, बाबा, वो अंदर से किसी के गिरने की आवाज आई थी, सब ठीक तो है ना? बूढ़े ने कहा, हाँ अरे वो अब मैं बूढ़ा होने के कारण चूल्हा चौका नहीं कर सकता, तो पड़ोस से कुछ खाना मंगवा लिया। वो सुनीता आई थी देने, अंधेरे के कारण टकरा कर गिर गई थी बेचारी। बचपन से ही गूंगी है वो बेचारी, कुछ बोल नहीं पाई। अच्छा हुआ खाना नहीं गिरा। अरे, खाना ठंडा हो जाएगा, आप लोग खा लीजिए। इतना कहकर उस बूढ़े ने बाल्टी का ढक्कन हटा दिया, जिसके हटते ही एक तेज सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। बाल्टी में भुना मटन था, जिसकी सुगंध से चारों दोस्तों का पूरा ध्यान बाकी सब बातों से हटकर सीधे उस बाल्टी पर अटक गया। बूढ़े ने एक एक करके चारों को खाना परोसा और कहा, माफ करना, रोटी और चावल की व्यवस्था नहीं हो पाई। जिस पर सैम ने मटन पर टूटते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं बाबा, इतने टेस्टी मटन के साथ कौन रोटी चावल खाएगा? हाँ, मैं भी यही सोचता हूं। सैम की बात सुनकर उस बूढ़े ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, चारों दोस्त सदियों से भूखों के समान मटन पर भिड़ चुके थे। कुछ देर के बाद रितिका ने खाते खाते पूछा, अच्छा बाबा, आपने अपनी बात पूरी नहीं की थी, आप कुछ अनहोनी के बारे में बोल रहे थे। इतना सुनते ही सैम, राहुल और विक्की भी रुक गए और बूढ़े को देखने लगे। बूढ़े ने उनकी ओर देखा और कान के पीछे से बीड़ी निकालकर जलाने लगा, लेकिन माचिस गीली होने के कारण जल नहीं रही थी। सैम ने झट से लाइटर निकाला और बूढ़े की बीड़ी को सुलगा दिया और कहा, हाँ बाबा, आप बता रहे थे। बूढ़े ने एक कश लिया और बोलना शुरू किया, साहब, बहुत पुरानी बात है।
ये गांव बहुत खुशहाल और संपन्न हुआ करता था। लोगों की चहल पहल, बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी इस गांव में। दिन और रात जश्न का माहौल हुआ करता था। पर एक दिन पता नहीं किस पाप की सजा मिली हमें। इस गांव में अकाल का साया उतर आया। गांव की जमीन बंजर हो गई। कुएं और तालाब का पानी पूरी तरह से सूख गया। गांव के लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। आखिर कब तक जमा अनाज पुरता? लोग भूख और प्यास से मरने लगे। भूख के कारण लोगों ने मरे हुए जानवरों के सड़े गले मांस को खाना शुरू कर दिया। लेकिन कब तक पुरता वो भी? फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाए। गांव में छोटे बच्चों की आवाजें कम सुनाई देने लगी। ऐसा नहीं था कि वो भूख से मर गए, लेकिन वो अचानक गांव से लापता होने लगे। एक तो अकाल के कारण भूखमरी और बच्चों का लापता होना। गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आया, तो बचे खुचे गांव के लोगों ने बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन इतना कहकर वो बूढ़ा रुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। रितिका ने नर्म आवाज में बूढ़े से पूछा, लेकिन क्या बाबा, क्या हुआ उसके बाद? बूढ़े ने उसे देखा और अपनी कहानी सुनाना जारी रखा। उसने कहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ढूंढने वाले लोग भी गायब होते चले गए और एक दिन सिर्फ मैं और कुछ गिने चुने लोग ही बचे रह गए। आज तक पता नहीं चला कि वो सब लोग कहां गायब हो गए। बचे हुए लोगों ने कई बार रात में किसी साए को कुएं और तालाब के पास मंडराते देखा था, लेकिन किसी की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। और तब से रात को ये गांव किसी कब्रिस्तान से कम नहीं होता है। और आज तो अमावस्या है। आज की रात वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अच्छा हुआ आप लोग सही समय पर अंदर चले आए, वरना। चारों दोस्त उसकी कहानी सुनकर सहम चुके थे। एक ठंडी लहर उन चारों के शरीर में फैल चुकी थी। बूढ़े ने अपनी बीड़ी बुझाई और खिड़की की ओर चला गया और बाहर झांकते हुए उसने कहा, अब आप लोग आराम से खाइए। हाँ, आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। इतना कहकर वो बूढ़ा वहां से चला गया और चौखट के पार गलियारे के अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। चारों दोस्त अपनी अपनी जगह पर सहम कर बैठे हुए थे। राहुल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सुनो, ये सब बकवास बातें हैं, इस पर ध्यान मत दो। भूत प्रेत साया वाया ऐसा कुछ नहीं होता है। कि तभी बर्तन गिरने की आवाज से चारों चौंक गए। वही आकृति फिर से दरवाजे के बाहर आई। इस बार उस बूढ़े के हाथों में पानी का बड़ा लोटा था और एक खाली बाल्टी थी। बूढ़े ने कहा, साहब, मन भर कर खाइए और खाना हो जाने के बाद ये पानी लाया हूं। इस बाल्टी में हाथ धो लीजिएगा, बस बाहर मत जाना। राहुल ने बाल्टी को देखा और फिर अपनी थाली को। उसका खाना खत्म हो चुका था, पर दोबारा खाना लेने की इच्छा पूरी तरह से मर चुकी थी। वो अपनी थाली लेकर उठ गया। उस बूढ़े की कहानी ने चारों को झंझोर कर रख दिया था। राहुल के पीछे पीछे तीनों एक एक करके उठे और थाली रखकर हाथ धो लिए। बूढ़े ने पानी का लोटा वहीं छोड़ दिया और सारे बर्तन लेकर अंदर चला गया।
और अंधेरे से आवाज देते हुए कहा, एक बात और, पेशाब वगैरह के लिए आपको आंगन के पीछे जाना पड़ेगा। शौचालय वहां बाएं हाथ पर है, पर सावधानी से, ज्यादा आगे मत चले जाना, और हाँ, दिया साथ लेते जाना। इतना कहकर वो आवाज अंधेरे में कहीं खो गई। चारों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आज बहुत सारी अजीब घटनाएं उनके साथ घटी थी, जिसके कारण उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था और थकान उनके पूरे शरीर में फैल चुकी थी। रितिका और राहुल एक दूसरे को लिपटकर खाट में लेट चुके थे। सैम और विक्की भी अपनी अपनी जगह पर सिमट चुके थे। कुछ देर के बाद, तुम में से किसी को नींद लगी क्या? राहुल ने धीरे से कहा, जिसकी बात पर सैम ने कहा, किसे नींद लगेगी? साले बूढ़े ने जाते जाते फाड़ के रख दिया। अब सुसु भी लग रही है, जाऊं कि नहीं जाऊं? राहुल ने रितिका की ओर देखा। रितिका को नींद लग चुकी थी। उसने धीरे से उसे सरकाया और सैम से कहा, चल मैं भी चलता हूं साथ में, अब मुझे भी बाथरूम लग रही थी। दोनों ने फिर विकी को चेक किया। विकी दूसरी तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। शायद वो भी सो चुका था। सैम ने जैसे ही दिए को उठाया, राहुल ने कहा, लीव इट, इसे ले जाएंगे तो यहां बहुत अंधेरा हो जाएगा। रितिका जगेगी तो डर जाएगी। अब मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल की लाइट से ही काम चलाना पड़ेगा। इतना कहकर सैम और राहुल दोनों उस अंधेरे गलियारे से होते हुए आंगन तक पहुंच गए। आंगन में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि आंगन काफी बड़ा था और काफी सारी कटीली झाड़ियां वहां उगाई थी, जैसे काफी समय से किसी ने उस आंगन की देख रेख ना की हो। सैम ने कहा, साला बाहर से ज्यादा तो इसका आंगन खतरनाक है। जिस पर राहुल ने कहा, चल यार जल्दी कर, वो देख, वो रहा टॉयलेट। सैम तू जा पहले, मैं लाइट पकड़ता हूं। सैम पहले चला गया और उसने अंदर से कहा, साला टॉयलेट के नाम पे 4 छोटी दीवार है, बाहर का सब दिखाई दे रहा है। अबे छत कहां है बे? बूढ़े ने इतनी फाड़ दी थी कि कस के पेशाब लग गई। देख साला पूरी बियर निकल गई। एक बियर बस मिल जाए तो टॉप अप मार लूंगा। चलता क्या राहुल कार तक? देख ये पीछे का रास्ता नीचे उतरता है, शायद कार तक जाएगा। सैम ने बाहर झांकते हुए कहा, जिस पर राहुल ने कहा, पागल है क्या? चल जल्दी निकल, मुझे भी जाना है। हाँ ठीक है भाई, ले तू भी हल्का हो जा, दे मोबाइल। सैम ने मोबाइल लिया और राहुल के पीछे से मोबाइल की लाइट दिखाने लगा। ए सैम संभल के, पीछे बड़े बड़े पत्थर हैं, लाइट दिखाते दिखाते गिर मत जाना। हाँ ठीक है भाई। ए सैम! राहुल ने इतना कहा ही था कि धड़ाम से गिरने की आवाज आई और एकदम से अंधेरा छा गया। बे सैम आर यू ऑलराइट? कहा था ना पीछे बड़े बड़े पत्थर हैं, संभल कर। लाइट एक बार फिर पीछे की तरफ से ठीक से आने लगी, लेकिन अब वो लाइट धीरे धीरे राहुल के राइट से होते हुए राहुल के ठीक चेहरे के सामने आने लगी। बे चूतिया है क्या सैम? मुंह पे लाइट क्यों मार रहा है? राहुल ने कहा, पर मोबाइल की लाइट ठीक उसके मुंह के सामने आकर रुक गई। राहुल ने एक हाथ से लाइट को अड़ाने की कोशिश करते हुए चौंधियाई आंखों से देखने की कोशिश की, पर फिर भी तेज रोशनी के कारण कुछ दिखाई न देने पर राहुल ने मोबाइल को पकड़े हाथों को पकड़कर थोड़ा पीछे ढकेल दिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि मोबाइल को पकड़े हाथ काफी ठंडे थे। सैम! राहुल ने जैसे ही कहा, वो लाइट पीछे जाने लगी और धीरे धीरे नीचे उतरने के रास्ते पर पहुंचकर बहुत तेज रफ्तार के साथ
नीचे की ओर चली गई। राहुल बिल्कुल नहीं देख पाया कि उस लाइट के पीछे कौन था। किसके ठंडे हाथों में था राहुल का फोन और सैम का क्या हुआ, जानने के लिए सब्सक्राइब करें और अगर डर लगा तो लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों को डराने के लिए शेयर करना भूलना मत। अब कहानी आगे। रितिका ने करवट बदली तो राहुल को पास ना पाकर अचानक से वो चौंक गई। इधर उधर देखती हुई वो खाट से उठकर बैठ गई। तभी विकी की आवाज आई, घबराओ मत, सैम और राहुल टॉयलेट गए हैं, आ जाएंगे। विकी अभी भी दीवार की तरफ मुंह कर कर लेटा था। विकी ने इतना कहा ही था कि तभी उस अंधेरे गलियारे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आहट को सुनकर साफ समझ में आ रहा था कि कोई लड़खड़ाते कदमों से उनकी ओर बढ़ रहा था। रितिका ने कपकपाती आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शायद रितिका की आवाज काफी दबी हुई थी। जवाब ना मिलने पर रितिका डर के मारे रोने लगी। तभी उन कदमों की आहट और तेज हो गई और उनकी तरफ बढ़ने लगी। कदमों की आवाज करीब आते ही किसी के हांफने की आवाज भी सुनाई देने लगी और एक हाथ तुरंत अंधेरे गलियारे से बाहर आया और रितिका से लिपट गया। डोंट वरी रितिका, मैं हूं, रो मत बेबी। वो राहुल था जो उस गलियारे से आ रहा था। रितिका के रोने की आवाज सुनकर वो तेजी से आगे बढ़ने लगा था। राहुल, सैम कहाँ है? विकी ने पूछा। वो साला कार की तरफ चला गया। गेस किसके लिए? बियर की तलब छूटी थी उसे। बेवड़ा हरामी, और तो और मोबाइल भी ले गया मेरा, राहुल ने कहा। जिस पर विकी ने बताया, डोंट वरी, कार की चाबी मेरे पास है, प्यासा ही वापस आएगा साला, देखना। इतना कहने के बाद विकी वापस लेट गया और चेहरा फिर से दीवार की ओर कर लिया। और इसका एक कारण भी था। राहुल और रितिका जिस खाट पर लेटे थे उस पर खिड़की के बाहर से लालटेन की हल्की रोशनी पड़ती थी और रितिका को ऑकवर्ड फील ना हो इसीलिए विक्की मुंह फेर कर सोया था। थोड़ी देर के बाद विकी और राहुल को नींद लग चुकी थी, लेकिन खिड़की से आती लालटेन की लाइट रितिका को सोने नहीं दे रही थी। रितिका ने करवट बदलते हुए नींद भरी आवाज में कहा, विकी, 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 खिड़की बंद कर दो प्लीज, लालटेन की लाइट सीधे आंखों पर पड़ रही है। रितिका ने इतना कहा ही था कि बाहर से लाइट आना बंद हो गई। थैंक्स विकी। जैसे ही रितिका ने थैंक्स कहा, लाइट फिर से उसकी आंखों पर पड़ने लगी। विकी, खिड़की प्लीज, रितिका ने कहा और आंखें मलते हुए खिड़की की ओर देखने लगी। धुंधली आंखों से जैसे ही उसने देखा तो उसने एक छवि को लालटेन की रोशनी के बीच खड़े होकर खिड़की से झांकते हुए देखा, जिसकी तेज सांसें साफ सुनी जा सकती थी। रितिका को जैसे काटो तो खून नहीं। रितिका ने डर के मारे राहुल के बाजू को जोर से पकड़ लिया और चिल्लाई, राहुल! राहुल भी दर्द भरी आवाज में चिल्लाता हुआ उठा, रितिका, तुम्हारे नाखून! राहुल उठकर रितिका के ठीक सामने बैठ चुका था और उसे देखे जा रहा था। व्हाट हैपेंड रितिका?
तुमने इतनी जोर से, ओहो, खून निकल आया, देखो क्या हुआ। राहुल के पूछने पर रितिका ने अटकती सांसों से कहा, वो खिड़की पर कोई था और अंदर झांक रहा था। विकी भी अब जाग चुका था। उसने झट से उठकर खिड़की के बाहर चेक किया और उसने कहा, कौन है, कोई है क्या? यहां तो कोई नहीं है रितिका। नहीं, आई एम श्योर कोई था और वो अंदर झांक रहा था। रितिका ने विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, जिस पर राहुल ने कहा, शायद सैम हो सकता है, विक्की वापस आ गया होगा साला। हाँ हो सकता है, रुक मैं चेक करता हूं, विक्की ने कहा और दरवाजा खोलकर चेक करने लगा। दरवाजा खोलकर विक्की चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा, लेकिन कोई ना मिलने पर वो अंदर आकर कहता है, यार राहुल, यहां तो कोई नहीं है। क्या बात कर रहा है विक्की? देख टाइम देख, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है उसे गए हुए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? राहुल ने शक के साथ कहा, जिस पर विक्की ने कहा, वेट, मैं आगे तक चेक करके आता हूं। अरे रुक विक्की, मैं भी साथ में चलता हूं। बेबी यू वेट हियर, हम अभी आते हैं। हाँ, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। राहुल ने रितिका के सर पर हाथ रखकर प्यार से सहलाते हुए कहा, जिस पर रितिका ने राहुल के हाथों को थामते हुए कहा, ओके, बट जल्दी आना राहुल, प्लीज, मुझे बहुत बुरी फीलिंग हो रही है। राहुल और विक्की के बाहर जाते ही रितिका ने उन दोनों के पीछे दरवाजा बंद कर लिया और राहुल और विक्की लालटेन अपने साथ लेकर सैम को ढूंढने निकल गए। रितिका उन दोनों को खिड़की से नीचे की ओर जाते हुए देखने लगी। दूर जाते जाते लालटेन की रोशनी छोटी होती चली गई और एक मोड़ के बाद पूरी तरह से ओझल हो गई। अब रितिका उस रूम में दिए की रोशनी के साथ अकेले राहुल, सैम और विकी के वापस आने का इंतजार करने लगी। रितिका खाट पर सिमट कर बैठ चुकी थी और कमरे में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी रितिका के कानों पर हल्की सी आवाज पड़ी। वो आवाज अंधेरे गलियारे से आ रही थी। शायद दूर होने के कारण रितिका कुछ समझ नहीं पाई कि ये आवाज कैसी। जिज्ञासावश रितिका खाट से उठकर उस आवाज की ओर बढ़ने लगी। थोड़ा नजदीक जाने पर उसे महसूस हुआ कि ये आवाज कुछ ठोकने के जैसी है, शायद किसी लकड़ी की चीज पर ठोकने के जैसी। वो आवाज कहां से आ रही थी, इसी जिज्ञासा के कारण रितिका कब उस अंधेरे गलियारे में कदम रख चुकी थी उसे भी नहीं पता चला। वो आवाज जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थी। गलियारे में घुप अंधेरा था। रितिका को लगा जैसे आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी। वो अंधेरे में दीवार को टटोलने लगी और कान लगाकर सुनने लगी। टटोलते टटोलते उसके हाथों को कुछ लकड़ी के जैसा महसूस हुआ। ये क्या है? थोड़ा मुआयना करने पर पता चला कि ये एक दरवाजा था जो उसकी कमर की ऊंचाई पर था, इसीलिए गलियारे से गुजरते वक्त आसानी से नजरअंदाज हो जाता था। अब रितिका उस दरवाजे के पार कान लगाकर सुनने लगी। अब आवाज काफी हद तक साफ हो चुकी थी और शायद नीचे से आ रही थी। रितिका ने उस ठोकने की आवाज से ताल मिलाकर दरवाजे पर हल्की दस्तक दी और कहा, कौन है? कौन है उस पार? वो आवाज अचानक से रुक गई और एक अस्पष्ट आवाज उस दरवाजे के पीछे से सुनाई दी। रितिका उस गुहार को सुनकर एकदम हड़बड़ा गई और जल्दीबाजी में उस दरवाजे को खोलने के लिए कुंडी ढूंढने लगी। वेट, वेट, मैं खोलती हूं दरवाजा, वेट। रितिका ने इतना कहा ही था कि एक हाथ ने
उसकी कलाई को कस कर पकड़ लिया और जैसे ही वो चिल्लाती, एक दूसरे हाथ ने कसकर उसके मुंह को दबा दिया। रितिका की चीख अचानक से अधूरी रह गई। रितिका ने महसूस किया कि उसके दाएं कान के पीछे कोई उसे सूंघ रहा था। रितिका छटपटाने लगी, लेकिन वो उन हाथों की जकड़न से निकल नहीं पा रही थी। तभी उसके कान के पास एक मुंह आया और उसके खुलते ही किसी मरे हुए जानवर की बदबू पूरे गलियारे में फैल गई और आवाज आई, मुझे भूख लगी है। और एक ठंडी खुरदुरी जीभ रितिका के बहते आंसुओं को चाटते हुए उसे घसीटकर अंधेरे गलियारे में कहीं गायब हो गई। सैम! सैम! विकी और राहुल कार के पास खड़े होकर सैम को पुकार रहे थे। बे सैम, कहाँ है तू? कहाँ चला गया साला? उसे तो लेकर ही नहीं आना चाहिए था विकी तुझे। राहुल ने गुस्से में कहा। कहीं आगे तो नहीं निकल गया वो किसी ढाबे वाबे में बियर खोजने? विकी ने पूछा, जिस पर राहुल ने लालटेन उठाकर आगे जाते रास्ते की ओर देखते हुए कहा, क्या पता, बेवड़ा कुछ भी कर सकता है साला। एक काम कर, चाबी है ना तेरे पास कार की? थोड़ी दूर तक देखा था क्या? मैं ऊपर घर में चेक करता हूं। जिस पर विकी ने जेब से चाबी निकालते हुए कहा, हाँ ओके ठीक है ना, तू ऊपर जाके रितिका को भी चेक कर लेना, बेचारी काफी डर चुकी थी वो। इतना कहकर विकी ने गाड़ी स्टार्ट की और सैम को खोजने निकल गया। राहुल भी जल्दी ही ऊपर चढ़ने लगा और जैसे ही राहुल घर के नजदीक पहुंचा, उसे एक चीख सुनाई दी। राहुल उस आवाज को पहचानता था। वो दौड़कर घर के दरवाजे के पास पहुंचा और जोर जोर से खटखटाते हुए कहा, रितिका, दरवाजा खोलो रितिका, क्या हुआ रितिका? राहुल दरवाजा खटखटाता रहा और जोर जोर से चिल्लाता रहा, रितिका! लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अब राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने फैसला किया कि वो दरवाजे को तोड़ देगा। उसने दरवाजे को तोड़ने के लिए कुछ कदम पीछे लिए ही थे कि तभी अंदर से कुंडी खुलने की आवाज आई और दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुल गया और दरवाजे के पार से एक आवाज आई, कौन कौन चाहिए आपको? राहुल ने देखा वही बूढ़ा उसके सामने खड़ा था। राहुल बूढ़े को धक्का देकर अंदर घुस गया और इधर उधर रितिका को आवाज देते हुए ढूंढने लगा। रितिका, रितिका, कहाँ हो तुम? रितिका, रितिका, रितिका! हाथों में लालटेन लिए वो गलियारे से होता हुआ सीधे आंगन तक पहुंच चुका था, लेकिन रितिका वहां पर भी नहीं थी। राहुल अब परेशान हो चुका था। आवाज तो घर से ही आई थी, पर रितिका कहीं भी नहीं मिल रही थी। हैरान परेशान राहुल गलियारे से होता हुआ वापस जाने लगा। तभी उसके पैरों से टकराकर कोई चमकदार चीज थोड़ी दूर सरक गई। उसने नीचे देखा और उस चीज को तुरंत पहचान गया और उसने कहा, हाँ, ये तो रितिका की बाली है। और तभी उसका ध्यान उस छोटे दरवाजे पर गया जो थोड़ा खुला हुआ था। राहुल ने हल्का सा धक्का देकर उस दरवाजे को खोला और लालटेन बढ़ाकर उसने अंदर देखा तो पाया कि टूटी फूटी मिट्टी और ईंट से बनी सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी। वो झट से झुककर उस छोटे से दरवाजे से होता हुआ नीचे की ओर उतरने लगा। वो रितिका को ढूंढने की जल्दीबाजी में था और जल्दीबाजी के कारण अचानक से उसका पैर एक कच्ची सीढ़ी पर पड़ गया और वो अपना संतुलन खोकर सीढ़ियों से नीचे गिरता चला गया। काफी देर बेहोश रहने के बाद उसकी आंखें खुली। उसने चारों तरफ देखने की कोशिश की, पर चारों तरफ अंधेरा था।
लालटेन भी गिरकर टूट चुका था और उसकी बत्ती की अंगार धीरे धीरे करके बुझ चुकी थी। राहुल ने अपने सिर को सहलाते हुए कहा, कोई है क्या? कोई है यहाँ? बाबा जी, मैं यहाँ हूँ, नीचे नीचे गिर गया हूँ मैं। राहुल ने इतना कहा ही था कि उसे जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। राहुल एक हाथ जमीन पर टेक कर खड़ा हो गया। जमीन थोड़ी गीली थी, जिससे उसकी पीठ और छाती गीली हो चुकी थी। राहुल ने अपने हाथ अपने शर्ट में पोंछा और एक दीवार ढूंढकर उसके सहारे खड़ा हो गया। कुछ फीट की दूरी पर उसे हल्की सी अंगार दिखाई दी। वो दीवार का सहारा लेकर उस अंगार की ओर बढ़ने लगा। 2 कदम बढ़ते ही उसने दीवार पर किसी के हाथ को महसूस किया। वो इस स्पर्श को पहचानता था। उसने कहा, रितिका, रितिका तुम हो? इतना कहते ही उसने रितिका को गले लगा लिया, पर अचानक वो रितिका को छोड़कर पीछे हट गया और लड़खड़ाकर ठीक बुझती हुई अंगार के पास गिर गया, क्योंकि जिसको वो रितिका समझकर गले लगा रहा था उसके पैर नहीं थे। उसने झट से उस लकड़ी को उठाया जिसमें थोड़ी सी अंगार बाकी थी और उसे फूंकने लगा। फूंकते फूंकते सामने का नजारा साफ होने लगा और जैसे ही उस लकड़ी में आग जली, राहुल की डर के मारे पेशाब छूट चुकी थी। उसके सामने रितिका की लाश लटक रही थी, जिसकी कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से गायब था। बस आंतें लटक रही थी, जिससे खून टपक रहा था। क्या विकी राहुल को बचाने आ पाएगा या राहुल भी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और अगर डर लगा तो लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों को डराने के लिए शेयर करना भूलना मत। अब कहानी आगे। इंसान सोचता है कि दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत, दानव किसी घने जंगल, सुनसान रास्ते या फिर अंधेरी जगहों में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। पर इंसान के मन से ज्यादा गहरी, सुनसान और अंधेरी जगह और कौन सी हो सकती है? और उस छुपे दानव तक पहुंचकर उसे आजाद करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। बस कुछ ही ऐसी ताकतें हैं जो उस छुपे हुए दानव को कैद से आजाद कर सकती है। उनमें से एक ताकत का नाम है अकाल। राहुल रितिका की लटकती लाश को देखकर बुरी तरह से डर चुका था। वो इतना डर चुका था कि उसे अपनी पेशाब पर भी नियंत्रण नहीं रहा। जैसे तैसे वो अपने आप को संभालकर पीछे की ओर पलटा और घुटनों के बल सीढ़ियों की ओर रेंगने लगा। हाथ में जलती लकड़ी की रोशनी में वो सीढ़ियों को देख पा रहा था और उसी की ओर बढ़ रहा था। पर अचानक उसका ध्यान जमीन पर गया और नीचे देखते ही उसके पेट में एक अजीब सी मरोड़ उठी और उसने वहीं पर उल्टी कर दिया। जमीन पर जो गीलापन था वो खून था, जो रितिका के शरीर से बहकर पूरी जमीन पर फैल चुका था।
राहुल बुरी तरह से उल्टी कर रहा था और अपने आप को देख रहा था। उसका पूरा शर्ट रितिका के खून से भीग चुका था। पेट का सारा खाना और पानी खाली होने के बाद राहुल सर झुकाकर थोड़ी देर वैसे ही बैठा रहा। तभी उसे किसी की सांसें लेने की आवाज सुनाई दी। उसने कांपते हाथों से जलती लकड़ी को ऊपर उठाकर देखा तो उसके चेहरे के ठीक सामने उस बूढ़े का चेहरा दिखाई दिया। राहुल का शरीर पूरी तरह से जकड़ चुका था। वो डर के कारण बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। उसने फड़फड़ाती आंखों से उस बूढ़े को देखा और पूछा, बाबा, ये क्या हो रहा है? वो बूढ़ा राहुल के हाथों से उस जलती लकड़ी को ले लिया और उसे उसी जगह पर रख दिया जहां से राहुल ने उसे उठाया था। कमरे में एक बार फिर से अंधेरा फैल चुका था, लेकिन उस बूढ़े के कदमों की आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी और साथ ही रितिका के शरीर से टपकते खून की आवाज भी। कुछ ही पलों में राहुल के कानों पर फिर से एक आवाज पड़ी। सुनने में लगा कि कोई लकड़ियों को उठाकर लाया हो और उसे जमीन पर पटक दिया हो। फिर फूंकने की आवाज आई। राहुल अपनी जगह पर ही अकड़ कर बैठा हुआ था। उसका शरीर और दिमाग दोनों काम करना बंद कर चुके थे। तभी कमरे में उजाला होने लगा। अब दूसरी लकड़ियों ने भी आग पकड़ ली थी। राहुल ने जैसे तैसे रूम में नजर घुमाई और वो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। पूरा तहखाना खून से सना हुआ था और दीवार पर लटक रही थी रितिका की आधी कटी हुई नंगी लाश। राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो वहां से भागना चाहता था। उसने बची खुशी हिम्मत जुटाई और जमीन पर घसीटते हुए सीढ़ियों की ओर सरकने लगा। तभी अचानक से उसे उसकी गर्दन पर एक रूखा ठंडा हाथ महसूस हुआ। उस बूढ़े ने राहुल की गर्दन को पकड़कर उसे जमीन पर दबोच दिया था। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इतना कहकर उस बूढ़े ने राहुल को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया, मानो जैसे राहुल का कोई वजन ही ना हो। राहुल छटपटाना चाहता था पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। बूढ़ा राहुल को एक हाथ से उठाकर उसी दीवार की ओर बढ़ने लगा जहां रितिका की लाश लटक रही थी। और ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि रितिका के बगल में एक और लाश थी जिसके कमर के ऊपर का हिस्सा गायब था, जिससे उसे पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल था। बूढ़े ने हवा में ही राहुल को सीधा पकड़ा और रितिका के बगल में एक लोहे के खूंटे में राहुल को लटका दिया। राहुल दर्द से करहा उठा पर हिल नहीं पाया। बूढ़े ने राहुल को देखते हुए एक बीड़ी निकालकर सुलगाने लगा, पर माचिस नम पड़ चुकी थी। फिर वह बूढ़ा पलटा और उस लटकते पैरों के पास चला गया और उसकी जेब में हाथ डालकर
कुछ निकालने लगा। जैसे ही राहुल ने गर्दन पलटकर देखने की कोशिश की, उसके मुंह से एक नाम निकल पड़ा। सैम! शिट! सैम! सैम! बूढ़े ने जेब से वही लाइटर निकाला था जो सैम का था। बूढ़ा बीड़ी सुलगाकर राहुल के सामने जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और उसने राहुल को देखते हुए कहा, हाँ, तो तुम्हें कहानी सुनने का शौक है ना? तो चलो सुनाता हूँ पूरी कहानी। वो अकाल जब इस गांव में आया तो इस गांव की सारी खुशियों को साथ ले गया। बस ले जा नहीं पाया तो वो थी भूख। मैं गांव के कुएं के पास भीख मांगा करता था। अकाल से पहले लोग मुझे रोटी का टुकड़ा या बचा खुचा दे जाते थे, जिससे मेरा गुजारा हो जाता था। लेकिन जब अकाल आया तो सबसे पहले मुझे असर पड़ा। लोगों ने मुझे खाना देना बंद कर दिया। मैं लोगों के घरों के सामने रोटी के टुकड़े के लिए रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए गांव के कुत्ते, बिल्ली, सभी जानवरों को खा लिया। पर मेरा क्या? पर एक ऐसी ही अमावस्या की रात जब मैं मौत के दरवाजे पर था तो मुझे एक आवाज आई। एक बच्चे की आवाज आई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। उस घर पर कोई नहीं था। शायद वो लोग खाने की तलाश में घर से बाहर थे। और उस बच्चे को घर पर ही छोड़ गए थे। बूढ़े ने जीभ चटकारते हुए आगे कहा, तब मैंने पहली बार इंसानी मांस चखा। और फिर एक एक करके पूरे गांव को मैं खाता चला गया। तुम्हें पता है बाबूजी, इंसानी मांस में अजीब ताकत होती है। इतना कहते ही वो अचानक से राहुल के चेहरे के पास आ गया और काली खुरदुरी लंबी जीभ से राहुल के चेहरे को चाटने लगा। तुम्हें क्या लगा था बाबूजी? तुम लोग इस गांव में भूले भटके आ गए। वो मैं ही था जो तुम्हें गांव की तरफ मोड़ने के लिए तुम्हारी गाड़ी के सामने आया था। जैसे जैसे वो बूढ़ा बोलता जा रहा था, उसकी आवाज खूंखार होती जा रही थी और उसके मुंह से निकलती बदबू किसी मरे हुए जानवर की तरह थी जो पूरे तहखाने में फैल चुकी थी। राहुल ने जैसे तैसे थोड़ी ताकत जुटाई और एक मुक्का बूढ़े की ठुड्डी के नीचे दे मारा, जिसके कारण बूढ़े की जीभ उसके दांतों के बीच फंसकर कटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी और फड़फड़ाने लगी। बूढ़ा भी जमीन पर गिर पड़ा और अपने मुंह को पकड़कर लोटने लगा।
उसका दर्द के मारे चिल्लाना किसी छोटे बच्चे के जैसे सुनाई दे रहा था। राहुल ने दर्द से कराहते हुए अपने आप को खूंटे से अलग किया और गिरते पड़ते सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, वो बूढ़ा दोनों पैरों को राहुल की कमर में फंसाकर उसकी पीठ पर लिपट गया। और राहुल के कान में कहा, तुम कमजोर हो, कुछ खाओगे? मैंने रितिका मेरा मतलब है भुना मटन बनाया है। इतना कहते ही उस बूढ़े ने राहुल को खदेड़कर सीढ़ियों के नीचे खींच लिया और नीचे ले जाकर राहुल के हाथ और पैर को एक एक करके किसी सूखी लकड़ी की तरह तोड़ने लगा। राहुल चीखता रहा, चिल्लाता रहा और बूढ़ा उसके हाथ पैर तोड़ता रहा। अचानक से चीखना चिल्लाना बंद हो चुका था। राहुल दर्द के कारण बेहोश हो चुका था। खाने में क्या है बना? मैंने कहा मटन भुना। ना 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 मटन भुना खाना मुझे। बूढ़ा गुनगुनाते हुए राहुल को घसीटकर उस आग के पास पटक दिया और कोने से एक बड़ा डेगचा उठा ले आया और आग के ऊपर रखकर गुनगुनाते हुए उस बर्तन में राहुल को लिटा दिया और ढक्कन लगाने से पहले उसने रितिका और सैम की बची खुची लाश को उसी के साथ रख दिया और डेगचे के ढक्कन के ऊपर बड़ा सा पत्थर रखकर वो गुनगुनाता हुआ ऊपर चला गया। खाने में क्या है मुझको बता। मैंने कहा मटन। बर्तन अब धीरे धीरे गर्म होने लगा था और उसमें से अब आवाज आने लगी थी, एक कमजोर आवाज जो कह रही थी, बूढ़े ने तहखाने का दरवाजा बंद किया और गुनगुनाता हुआ विकी के इंतजार में दरवाजे के सामने पालथी मारकर बैठ गया। सुनीता, खाना आ गया। मुझे भूख लगी है। क्या होगा विकी के साथ, ये आपके ऊपर है। और सुनीता कौन है? ऐसी ही कहानियां और भी आएंगी और उन्हें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और अगर डर लगा तो लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों को डराने के लिए शेयर करना भूलना मत।